नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी कहानी लंदन की एक रात लेकर आई हूँ। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको करीब 600 कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी लंदन की एक रात। मैं दूसरी बार वहाँ गया था। पहली रात देर से पहुँचा था। जाने से पहले ही सारा काम बढ़ चुका था। मैं फिर भी अनिश्चित सा गेट के बाहर खड़ा था। सोच रहा था शायद आखिरी क्षण उन्हें किसी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और वे मुझे बुला लेंगे। देर तक धड़धड़ाती मशीनों के भीतर सोडे की बोतलों का स्वर सुनाई दे रहा था। हम में से जिन्हें काम मिल गया था वे जल्दी जल्दी अपने सूट उतारकर काम के कपड़े पहन रहे थे। बाहर दालान में बोतलें थीं, फीकी चांदनी में चमकती हुई, एक के ऊपर दूसरे सिलसिलेवार फैक्ट्री की दीवार से सटी हुई। दूर से देखने पर लगता था जैसे कांच के किसी लंबे टीले पर बहुत सी बिल्लियाँ एक दूसरे का गला पकड़े बैठी हों। मैं खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद एक अंग्रेज़ सज्जन मेरे पास आए। तुम अभी तक खड़े हो? मैंने कहा, ना, आज कुछ भी नहीं है। उसने मेरा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से अलग कर दिया। कल 15 मिनट पहले आ जाना। अगर कुछ लोग कल नहीं आए तो तुम्हें ले लिया जाएगा। गुड नाइट। और वह चला गया। यह दूसरी रात थी। ट्यूब स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो देखा कल की चांदनी आज पूरी तरह निखर कर फैली है। दूर मिल की चिमनियों के बीच लंदन का धूमिल आकाश सिमट आया था। मुझे दोबारा रास्ता टटोलना पड़ा। मैं उन सड़कों पर दोबारा चलने लगा जिन पर कल चल रहा था, जो अब परिचित थीं, किंतु चांदनी में अजीब सी अजानी दिखाई दे रही थीं। किंतु नॉर्थ एक्टन से जरा आगे चलकर मेरे पांव खुद ब खुद ठिठक गए। सोचा था आज मैं जल्दी आ गया हूँ और गेट पर मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, किंतु मेरा अनुमान सही न था। वहाँ पहले से ही 20-25 बेरोजगार युवकों की भीड़ जमा थी। अंग्रेज लड़के, कुछ छात्र जो देखने में बर्मी जान पड़ते थे, दक्षिणी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के नीग्रो, सब अलग अलग गुच्छों में खड़े थे। सबकी आंखें गेट पर टिकी थीं। कुछ के चेहरे जाने पहचाने लगते थे। उन्हें शायद कल रात देखा था। उन सबकी आंखें मुझ पर उठाईं, खामोश और तनी हुई। मुझे लगा जैसे उस खामोशी में एक अजीब सा भय उभर आया है, मेरे प्रति उतना ही नहीं जितना उस अज्ञात नियति के प्रति, जिसका निर्णय अगले चंद लम्हों में होने वाला था। मैं भी उनके संग एक कोने में खड़ा रहा, उनसे डरता हुआ, फिर भी उनसे बंधा हुआ। 8:45 के करीब मैनेजर हमारे पास आए। मुझे तनिक निराशा हुई। वह कल वाली सज्जन नहीं थे जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। उनके हाथ में कागज का एक पुर्जा था। हम सब उनके पास खिसक आए, चिड़ियाघर के उन्मुख निरीह जंतुओं की भांति, जो कुछ भी पाने की लालच से यंत्र चालित गति में खींचकों के पास सटते चले जाते हैं। एक क्षण के लिए उन्होंने हमें देखा। हमारे खुले नंगे भावहीन चेहरे उन्हें अजीब से भयावह लगे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें जल्दी ही कागज पर झुका लीं और तेजी से एक के बाद एक दम पढ़ने लगे। ये सब लोग छांट लिए गए जिन्होंने पिछली रात काम किया था। इनके अलावा सिर्फ 3 लड़कों को चुना गया, 2 लावारिस से दिखने वाले अंग्रेज युवक और एक दक्षिणी अफ्रीका का विद्यार्थी जो सबसे आगे खड़ा था और बार बार झुककर मैनेजर के कानों में कुछ फुसफुसा देता था। आज इतना ही। उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण भाव से हमारी ओर देखा। आप लोग कल आइए, शायद कुछ आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। भीड़ में से 3-4 युवकों ने आगे बढ़कर उनसे बहस करने की कोशिश की, किंतु उन्होंने बहुत असहाय भाव से अपने हाथ हिला दिए और मुस्कुराती आंखों से हमारी ओर देखते हुए भीतर चले गए। हमारी प्रतीक्षा का अंत आ पहुंचा है। इसे जानते हुए भी हम में से कोई उस पर विश्वास नहीं कर सका। मैनेजर के जाने के बाद भी हम में से कोई अपनी जगह से नहीं हिला।
लगता था जैसे पिछले 3 मिनटों में जो कुछ घटा बड़ा है वह अभी अपूर्ण है, एक ऐसा अवास्तविक तथ्य जिसका शायद हमसे कोई वास्ता नहीं। अभी कुछ ऐसा है जो बाकी है, जो प्रतीक्षा के बाद भी अपने दरवाजे खुले रखता है। हम में से बहुत से ऐसे थे जो ट्यूब में 3 या 4 सीलिंग का टिकट लेकर लंदन के सुदूर कोनों से यहाँ आए थे। हम सबके हाथों में एक एक थैला था जिसमें हमने रात की ड्यूटी के कपड़े और खाने का सामान बांध रखा था। हम में से किसी के लिए भी यह विश्वास करना कठिन था कि हमें अगली ट्यूब से वापस लौट जाना होगा। पाइप से निकलता गुनगुना पानी, चांदनी में झलमलाते कीचड़ के गड्ढे, यहाँ तक कि नाली में पड़े एक खाली बोतल हमें काफ़ी अप्रासंगिक और बेतुकी से जान पड़े। हम शायद यह भी भूल गए कि हम यहाँ किस लिए आए थे। चंद लम्हों पहले जो नौकरी न मिलने का दुख था, अब वह सिर्फ एक बेडोल विकृत बोझ सा हमारी टांगों के इर्द गिर्द लिपट गया था, जिसे हमें दोबारा घर तक घसीट ले जाना होगा। उस क्षण भूख और निराशा के बावजूद हमारे मन में कहीं भी कोई खींच या कटुता नहीं थी, किंतु कुछ लम्हों के लिए ही सहसा वह मायावी क्षण टूट गया। हम फिर वापस अपने अपने में लौट आए, एक लंबी बोझल सी सांस उस अदृश्य बेडोल भीड़ के ऊपर उठी और चंद अश्लील अनर्गल गालियों में खो गई। एक दूसरे की देह की गंध जिसे हम पास पास खड़े सूंघ सकते थे, गालियों के बावजूद अपना सकते थे, अब अलग अलग रास्तों पर चितराने लगी थी। केवल हम 3 व्यक्ति अब भी अहाते के भीतर अनिश्चित सी मुद्रा में खड़े रहे। मेरे पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। ब्लडी बास्टर्ड, पहले व्यक्ति ने कुछ दबे कुछ भर्राए से स्वर में कहा। वह आगे बढ़ाया, भयभीत आशंकित आंखों से चारों ओर देखा और फिर बोतल की टोकरियों के ढेर से सोडे की एक बोतल निकालकर पीने लगा। दूसरी बोतल उसने तीसरे व्यक्ति के हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दी। पियो यार, उन सालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तीसरा व्यक्ति, जो कम उम्र का निग्रो छात्र सा दिखता था, बोतल लेने में झिझक रहा था, किंतु फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और एक दूध पीते शिशु की तरह बोतल को दोनों हाथों से पकड़कर होंठों से लगा लिया। एक लंबा घूंट लेकर उसने नंगी बाहें से अपना मुँह पोंछा और बोतल मेरे सामने कर दी। यह तीसरी बार है जब यहाँ मैं आया हूँ। कल जिस बाबू ने काम देने का वादा किया था, आज वह दिखाई नहीं दिया। कल भी ऐसा ही होगा। कोई नया बास्टर्ड आएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि हम आज रात आए थे। कल कौन आएगा? मैं तो इस तरफ झांकूंगा भी नहीं। डैम दीज। पहले व्यक्ति ने अपने ओवरकोट के बटन खोल दिए। इतनी गर्मी में ओवरकोट पहने था, इससे मुझे खास आश्चर्य नहीं हुआ। उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसे ढंग से ओवरकोट से जुड़ा था कि एक को दूसरे से अलग करना ही आश्चर्यजनक होता। वह एक लंबा हष्टपुष्ट युवक था। छोटी सी गोरी दाढ़ी थी, जिसके पीछे आंखें एक सूखी तिक्त बौखलाहट में झपकती रहती। बौखलाहट भी नहीं, एक अजीब सा नर्वस तनाव जो अक्सर शिकार किए जाने वाले जानवरों में दिखता है। हॉलीवुड की विलेंसा उसका डील डोल अंधेरे में किसी भी अजनबी को काफ़ी भयावह लग सकता था। हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नॉर्थ एक्टन के पुल पर आ गए थे। लंदन की डबल डेकर बस हमारे पास से गुजर गई। अगस्त महीने के पीले करारे पत्तों का रेला देर तक बस के पीछे भागता रहा। तीसरा व्यक्ति, नेग्रो युवक, अब भी काफ़ी उदास था और चुपचाप सड़क पर आंखें झुकाए चल रहा था। लंदन में कब से हो? दाढ़ी वाले युवक ने बाद में, जिसने अपना नाम बिली बताया था, नेग्रो के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। वह चुप रहा। कहाँ से आए हो? दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ पढ़ता हूँ। वह शायद बात को यहीं ख़त्म करना चाहता था। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और हम दोनों के आगे कर दिया। हमने धन्यवाद देकर आंखें मोड़ लीं। यह उसकी आखिरी सिगरेट थी और अपनी भूखी लालसा के बावजूद हम में इतनी शिष्टता बाकी थी कि उसे लेने से इनकार कर दें।
किंतु यह शिष्टाचार अधिक देर तक न चल सका। कुछ देर बाद हम तीनों उस सिगरेट को बारी बारी से पी रहे थे। सामने लंदन की रात थी, बोझल, गंदली, शांत। वह शहर का एक उजाड़ कोना था और सड़क खाली थी। खाली लेकिन वीरान नहीं। पत्तों की सरसराहट, पुराने मकानों की बासी गंध। लगता था जैसे बीच में हम अनेक निष्प्राण चीज़ों को ठेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बीच में हवा और लैंप पोस्ट के दायरों के अलावा कुछ भी न था। तुम कहाँ जाओगे? वॉरेन स्ट्रीट, उसने कहा। पिछले 2 दिनों से आ रहा हूँ। अब तक 5 पाउंड सिर्फ आने जाने में खर्च हो गए। इतने पैसों से तो मैं टेनिस खेलने जा सकता था। उस समय टेनिस खेलने की चर्चा काफ़ी विचित्र जान पड़ी। उसके चेहरे से भ्रम होता था कि पिछले कई दिनों से उसे भरपेट खाने को भी नहीं मिला है। मेरे दोस्त को काम मिल गया है, नीग्रो छात्र ने तनिक उत्साहपूर्वक कहा। हम दोनों साथ रहते हैं। कल शायद वह मुझे कुछ शिलिंग उधार दे सकेगा। डैम हिम इफ शी डजंट, बिली ने अजीब खींचे स्वर में कहा। मैं तो कल किसी हालत में नहीं आऊँगा। प्लीज कम टुमारो। मैनेजर की नकल उतारते हुए उसने मुँह सुकेड़ लिया। टुमारो वी डैम, तुम कल आओगे? उसने पहली बार मेरी ओर उन्मुख होकर पूछा। शायद आऊँगा, मैंने जानबूझकर उसे कुछ अधिक खिंचाने के लिए कहा। उसके इस समय कल की बात करने से मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था। साले कितना देते हैं? 2.5 पाउंड, नीग्रो छात्र ने कहा। हर सुबह? हाँ, हर सुबह। आधी रात के समय चाय और सैंडविचेज भी देते हैं। मेरा दोस्त बता रहा था, कल मैं और वह संग आए थे। उसे ले लिया गया था, मैं रह गया। नीग्रो था। नहीं, वह बर्मी है। और आप? बिली ने संदिग्ध भाव से मेरी ओर देखा, जैसे अपनी नज़रों से मुझे तौल रहा हो। क्या आप जापानी हैं? मैंने सिर हिला दिया। इतनी सी बात पर उसका प्रतिवाद करना मुझे निरर्थक जान पड़ा। कुछ देर तक हम चुपचाप ट्यूब स्टेशन की ओर चलते रहे। जब कभी गर्म हवा का झोंका आता, हम सिहर जाते। तब हमारी भूख अपने सब पैबंद तोड़कर उघड़ जाती। लगता जैसे हवा लैंप पोस्ट के पीले मध्यम आलोक को तोड़ जाती हो, तोड़कर अपने संग बहा ले जाती हो। गर्मी काफ़ी है। पिछले 5 साल से ऐसी गर्मी नहीं देखी। पिछले 5 साल से लंदन में हो? शायद ज़्यादा। तब से कई काम कर चुका हूँ। अब ज़्यादा नहीं रहूँगा। क्या वापस घर जाओगे? बिली ने पूछा। घर? नीग्रो छात्र। जॉर्ज के स्वर में एक सूना सा खोखलापन उभर आया, मानो घर शब्द बहुत विचित्र हो, जैसे उसने पहली बार उसे सुना हो। मैं चाहता था यहीं रहूं, लेकिन वे हमें चाहते नहीं। वे आहे, बिली ने कहा। बेअनायास हमने चारों ओर देखा, कोई भी न था। हालांकि वे हर जगह हर समय हमारे संग थे, हमारे बाहर उतने ही जितने अंदर। तुम यहीं थे जब जॉरेंग हिल में फसाद हुआ? बिली के सफ़ेद दांत चमक उठे। नहीं, तब मैं लंदन नहीं आया था। मैं वहीं रहता हूँ। 3 दिन तक एक अंग्रेज़ लड़की के घर छिपा रहा। जब वे एक एक नीग्रो को चुनकर लिंच कर रहे थे, मैं उस सफ़ेद होर के संग सोता रहा। उसने सोचा था मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसे उसके बाद देखा तक नहीं। उसे नहीं मालूम मैं बदला ले रहा था उसके सफ़ेद चमड़ी के संग। और उसने हाथ से इशारा किया, अश्लील उतना नहीं जितना जुगुप्सामय। दूर कारखानों के धुएं के परे ट्यूब स्टेशन की बत्तियां चमक रही थीं। लगता था जैसे धरती का कोई टुकड़ा अचानक बीच में से फट गया हो और उसके नीचे से हीरों की चमचमाती झालर ऊपर निकल आई हो। तुम यहाँ पढ़ते हो? हाँ, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में काम करता हूँ। पहले डांस के लिए जाता था, जॉर्ज ने कहा। उसका स्वर भी काफ़ी उदास था, जैसे काम न मिलने का दुख अभी पूरे तरह ना मिटा हो। कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं जाते यार? बिली ने कहा। मेरा एक दोस्त जर्मनी गया है, वहाँ नौकरियों की कमी नहीं। सुना है वहाँ लड़कियाँ काले रंग के पीछे भागती हैं,
सिर्फ इशारा करने की देर है। शायद पिछली लड़ाई की वजह से, जॉर्ज ने कहा। कुछ साल पहले मेरे फादर वहाँ गए थे। कहते थे कहीं आदमी नज़र नहीं आता, हर तरफ औरतें। ओहे, हाउ आई विश फॉर अनदर बार, अनदर एंड देन अनदर, बिली ने कहा। जॉर्ज ने आश्चर्य से बिली की ओर देखा, फिर मेरी ओर। वह शायद कुछ कहना चाहता था, किंतु फिर कुछ सोचकर उसने सिर्फ सिर हिला दिया, कहा कुछ भी नहीं। और शायद यह ठीक भी था। लंदन की उस खामोश गर्म रात में वार बहुत दूर की चीज़ लगती थी, अर्थहीन और हास्यास्पद। उस पर बहस करना कोई भी माने नहीं रखता था। हुआ भी यही। हम बहुत जल्द बिली की बात को भूल गए। उसके बाद हम देर तक अलग अलग देशों की लड़कियों के बारे में बातें करते रहे। लगता था जैसे पुरानी भूख के भीतर से एकाएक नई भूख जाग गई हो। मैं स्पेन जाना चाहता था। उधर की लड़कियां, आहे फैशन। लेकिन सालों ने वीज़ा नहीं दिया। अपने देश की कुंवारियों की वर्जिनिटी का उन्हें बहुत ख्याल है। स्पेन, किसी ने जैसे कुछ बहुत पुरानी राख को देर दी हो। तुम गए हो? मैं जाना चाहता था, बहुत पहले, सिविल वार में। तब मैं बहुत छोटा था। सिविल वार हमारे देश में शायद। और जॉर्ज अचानक चुप हो गया। उसके घुंघराले बालों पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। आई डोंट लाइक सिविल वार, बिली ने कहा। हमारी बात फिर वहीं आ अटकी थी, बैगाटाइल की उस गोली की तरह जो चारों ओर घूम फिर कर एक ही छेद में आ फंसती है। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं था। वह लंदन की बहुत खामोश और गर्म रात थी, और बार बहुत दूर की चीज़ लगती थी। रास्ते के दाईं ओर एक पुराने टेबर्न में हंसी और संगीत का मिला जुला स्वर बह जाता था। टेबर्न के पीछे गली गली के अंधेरे कोने में दो छायाएं एक दूसरे से लिपटी हुई बार बार हिल उठती थीं। ऊपर उठी हुई स्कर्ट के नीचे एक सुडौल नंगी टांग रह रहकर काँप जाती थी और फिर टटोलते हुए पहल हाथों के नीचे बिछ जाती थी। चलो कुछ बियर पी जाए। बिना कुछ पिए तो मैं ठीक से सो नहीं सकता, बिली ने कहा। मुझे हल्की सी दुविधा हुई। मेरे जेब में आखिरी 2 शिलिंग पड़े थे जो मैंने ट्यूब के लिए बचा रखे थे। जॉर्ज का हाल ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दिया। बिली के प्रस्ताव को सुना अनसुना किए वह अंधेरे में सीटी बजा रहा था। बिली शायद समझ गया। जॉर्ज के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। एक ज़माने में मैं यहाँ अक्सर आता था। जॉर्ज का उपेक्षा भाव अचानक मिट गया। एक अजीब बचकानी सी खुशी चेहरे पर फैल गई। मैं थोड़ी सी जिन लूँगा। आशा है कल मेरा मित्र कुछ शिलिंग उधार दे सकेगा। हमारे पाँव पब की ओर मुड़ गए। दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ों ने, एक गर्म उफनते रेले ने हमें अपने में समेट लिया। धुएं में गुथती उलझती एक दूसरे को छीलती आवाज़ें जो कहीं निस्तार न पाकर गंदले उबलते पानी की तरह एक ही गड्ढे में इकट्ठी होती गई थीं। रोशनी थी मध्यम धुएं के घेरे में घिरी, जिसमें किसी एक चेहरे को पहचानना, उसे दूसरे से अलग कर पाना असंभव था। नीचे बेसमेंट था। कुछ सीढ़ियाँ उतरकर कभी कभार नाचते हुए जोड़ों की छायाएं जीने पर गिर जाती थीं। कभी बेडौल और लंबी, कभी इतनी छोटी कि लगता जैसे पारदर्शी जल तले मछलियाँ ऊपर उठती हों और दूसरे क्षण ही डूब जाती हों। हम कोने की मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। बिली कुछ देर बाद बियर के 3 बोतलें और गिलास ले आया। हम पीने लगे। पहले में मैं यहाँ काम करता था। कुछ महीने रहा, फिर मन ऊब गया। इस पब का मालिक इटालियन है, बुरा नहीं है, लेकिन डरता बहुत है। इस तरफ आया तो तुमसे मिलवाऊंगा, बिली ने कहा। काफ़ी टिप मिलता होगा। अंग्रेज ज़्यादा नहीं देते, बहुत हुआ तो एक 6 पेनी। लेकिन कॉन्टिनेंट से जो टूरिस्ट आते हैं उनकी बात दूसरी है। दिल उनका खुला होता है।
लेकिन बेवकूफ़ वे भी होते हैं। मुझे अब कोई भी काम मिल जाए मैं कर लूँगा, जॉर्ज ने कहा। पीतर की गांठों बीच वियर ने रास्ता बनाया है। जहाँ पहले बंद सींचा था, अब वहाँ फड़फड़ाते पंख हैं, उड़ने को आतुर। मैं अब ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहूँगा, बिली ने कहा। मेरा दोस्त जर्मनी में है, हो सका तो एक दिन वहाँ जाऊँगा। बिली ने गिलास ख़त्म कर दिया, फिर उसे मेज पर उल्टा कर दिया। एक भी बूंद नहीं गिरी। वियर का झाग दाढ़ी पर चितर आया था, जैसे रेत के कण हों, गीले और सफ़ेद। मैं जर्मनों को नहीं कर सकता, जॉर्ज ने कहा। देयर इज रियल लाइफ। हर कोने पर जवान लड़कियां खड़ी रहती हैं, बिली ने कहा। मैं जर्मनों को सहन नहीं कर सकता, जॉर्ज ने फिर कहा। मैं हंसने लगा। जॉर्ज ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत नीली से हो आई थीं। सब लोग एक जैसे ही हैं, बिली ने कहा। लेकिन वे लोग, जॉर्ज ने इशारा किया बाहर की ओर, दरवाजे के बाहर जहाँ महज अंधेरा था। वे लोग भी, तुम सिर्फ डरते हो, बिली ने कहा। एक पल के लिए जॉर्ज का हाथ, जो गिलास पर टिका था, सहर गया। यू आर अ राइटर, जॉर्ज ने कहा। उसके स्वर में कुछ रहा होगा कि बिली का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। देखो, मैं काफ़ी बुरा आदमी हूँ। इस लफ्ज़ को दोबारा मुँह पर कभी न लाना। ओह, सचमुच? जॉर्ज की आवाज़ कांप रही थी, जैसे वह हवा में लटकी रस्सी पर चल रही हो और नीचे गड्ढा हो जहाँ वह कभी भी फिसल सकती है। प्रेस यू आर अ राटर। बिली गिलास लेकर अचानक खड़ा हो गया, जैसे यह कोई खेल हो और नियम के अनुसार उसे खड़ा होना ही हो। एक बार फिर कहो। उसका गिलास जॉर्ज के सिर के पास सरक आया था। कांच पर चिपकी बियर का फैन रोशनी में चमक रहा था। जॉर्ज की अधमुंधी आंखें उस पर उठाईं। यस, यू आर अ रटर, ऑल राइट। गिलास तले उसका सिर हिल रहा था। आदमी का सिर पूरे धड़ से अलग होकर केवल अपनी धुरी पर इस तरह कांप सकता है, यह मुझे काफ़ी हास्यास्पद सा लगा। बिली ने गहरे विस्मय से उसकी ओर देखा और फिर हंसने लगा। शायद तुम ठीक हो। मैं भी आई एम। वह फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हमने ज़्यादा नहीं पी थी, सिर्फ किसी ने हमारे इर्द गिर्द एक भयावह सा फंदा डाल दिया, जिसे छूते ही खून बहने लगता था। कुछ देर बाद पब का मालिक हमारी मेज के पास आकर खड़ा हो गया। गोल मटोल देह, किंतु काफ़ी सुगठित, रंग काफ़ी पीला। छोटे से माथे पर तेल से भीगे स्याह घुंघराले बाल झुकाए थे। और चाहिए? उसने मुस्कुराते हुए बिली की ओर देखा। अभी है, बाद में, बिली ने कहा। उसके स्वर में पहले सा तनाव नहीं था, हालांकि तिरस्कार का स्पर्श हमसे छिपा नहीं रह सका। ये मेरे दोस्त हैं। इटालियन ने हमारी ओर देखा, किंतु उसकी आंखों में कोई उत्सुकता नहीं जागी। बिली हमारे यहाँ काम करता था। उसने गर्व से बिली की ओर देखा, मानो उसे हम लोग बिली की तुलना में काफ़ी तुच्छ जान पड़ रहे थे। काफ़ी देर से हो? उसने पूछा। जॉर्ज चुप रहा। ईश्वर भला करे। उसका सिर अब नहीं कांप रहा था। मैं खाली गिलास से खेल रहा था। मेरे हाथ रुक गए। सिर्फ कुछ दिन, मैंने कहा। इजंट फाइन, इट इज़ फाइन, मैंने कहा। कोई काम? वह मेरी कमीज के कॉलर को देख रहा था। ना जाने कितने देशों की धूल उस पर जमा थी। अभी कुछ नहीं। बिली को काम मिल सकता है, लेकिन यह एक जगह टिकता नहीं। उसने बिली की ओर देखा, कुछ प्यार से, कुछ उल्हाने से। मैं तुम्हारे यहाँ रह सकता था, सिर्फ तुम, बिली ने कहा। इटालियन का चेहरा अचानक क्षुब्ध सा हो आया। तुम जानते हो, उसने कहा। आहे, बिली ने कहा। तुम सब लोग एक जैसे ही हो। बहुत गर्मी है, जॉर्ज ने कहा। तुम जानते हो, इटालियन ने बहुत आग्रह से कहा। ना, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ
कि मैं अभी डांस करूँगा। बिली ने अपनी कुर्सी पीछे ठेल दी और उठ खड़ा हुआ, किंतु इटालियन ने झपटकर उसे कंधों से पकड़ लिया। उसकी आंखें सहसा आक्रांत सी हो उठीं। बिली की लंबी पतली देह के सम्मुख उसका ठिगना गेंदनुमा शरीर एकाएक बहुत दयनीय सा दिखने लगा। विली, तुम जानते हो यहाँ पर? विली ने धक्का देकर झटके से अपना कंधा छुड़ा लिया। उसकी पीठ हमारी मेज के सहारे टिक गई। जॉर्ज ने बियर की बोतल को हाथों से पकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा जैसे हम किसी जहाज के डगमगाते डेक पर बैठे हों। ऑर्केस्ट्रा शुरू होते ही पब के अलग अलग कोनों के लड़के लड़कियों के जोड़े बेसमेंट की सीढ़ियों पर उतरने लगे थे। इटालियन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह सिर्फ हवा में ताक रहा था। बिली कहीं भी नहीं था। उसका खाली गिलास हमारी मेज पर रखा था। जॉर्ज ने बोतल से हाथ उठा लिया। उसकी हथेली के पसीने की पूरी छाप कांच पर एक सफ़ेद धब्बे की तरह अंकित हो गई थी। इटालियन ने हमारी ओर देखा। लगा जैसे वह हमें पहचान न पा रहा हो। फिर अवश भाव से दोनों हाथ फैला दिए थे। पागल है नहीं? हम चुप रहे। उस समय वहाँ कुछ था जिसका हमसे कुछ संबंध नहीं था, जिसकी म्लान छाया चुपचाप हमारे बीच आ सिमटी थी। वह भारी थके कदमों से काउंटर की ओर मुड़ गया। बहुत गर्मी है, जॉर्ज ने कहा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों? मुझे अचानक खींच सी हो आई सब पर। 1.5 शिलिंग मेरे पास है। इसमें लागत आ सकती है, उसने पूछा। मैं बिली के खाली गिलास को देख रहा था। कहाँ हो सकता है? मध्यम रोशनी के नीचे जूतों और सैंडलों की खटखटाहट, इर्द गिर्द टूटती बेशक्ल आवाज़ों का सैलाब फैल गया था, जिसके एक छोर पर हम थे। एक मेज, जॉर्ज, लागर के 2 गिलास। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने पहले देखा था। सिर्फ अब एक कुर्सी खाली थी। शायद वह नाराज था। मैं अपने को रोक नहीं सका। जॉर्ज ने कहा। तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने को रोक नहीं सकता। उसने मेज पर पड़ा मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मेरी उंगलियां उसकी हथेलियों तले चिपचिपाने लगीं। तुम्हें नहीं मालूम, मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक है। जब मैं पहले लंदन आया था और बेकार नहीं था, तो मैं हर रोज़ बॉक्सिंग के लिए जाता था। लेकिन मैं आज तक एक बार भी नहीं जीत सका हूँ। सुनते हो? एक बार भी नहीं। मुझ में एक अजीब तनाव सा फैलने लगा है। मैं प्रतीक्षा करता हूँ कुछ लम्हों तक कि दूसरा आदमी मुझे हिट करे, और जब वह नहीं करता तो मेरा खून खौलने लगता है। मैं आने वाले खतरे का मुँह नहीं जोड़ सकता। ठीक मौका आने से पहले ही मैं अंधाधुंध टूट पड़ता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ यह गलत है कि लड़ना इस तरह नहीं होता, और इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गया हूँ। मैं अपने पिता की तरह प्रतीक्षा नहीं कर सकता। और वह, तुम्हारे पिता, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका माथा लाकर के गिलास के पीछे छिप गया। मैंने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। वह पसीने में भीगा था। मैं उसे अपने पास ले आया जैसे वह कोई पालतू चीज़ हो। उंगलियों से गुथा हुआ एक सफ़ेद मसल का लूत, उसके ऊपर भूरे बाल, बहुत से बाल जो उसके स्पर्श से अभी तक दबे थे। और मैंने सोचा, हम सचमुच कितनी कम बार अपने हाथों को इस तरह देखते हैं जैसे वे हैं, जैसे वे असल में हैं। और तब भ्रम होता है कि जो भी चीज़ उनकी पकड़ में आएगी वह हमारी नहीं हो सकती। जानते हो मैंने बिली को राटर क्यों कहा? इट इज नथिंग। मैं उसके चेहरे को सीधी आंखों से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि असल में मैं खुद एक हूँ। मैंने अभी तुमसे कहा था कि मैं अपने पिता की बहुत कद्र करता हूँ। हालांकि यह उसने मुझे कभी नहीं कहा था। तुम उन्हें नहीं जानते। वह जीवित भी हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। वे उनके पीछे थे। वे कौन? वे एक बहुत ही ठंडा आतंक, सांप की कुंडली सा उसकी आंखों में बैठ गया था। तुमने कभी नहीं देखा? उसने मेरे हाथ को अपनी हथेलियों में
बहुत ही सख्ती से जकड़ लिया। उसके काले चेहरे पर सिर्फ सफ़ेद दांत नजर आ रहे थे, एक कान से दूसरे कान तक खिंचे हुए, और मैं समझ नहीं सका कि वह हंस रहा है या सिर्फ एक भूले क्षण में उसके दांत खुद ब खुद खुले रह गए हैं। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, एंड फॉर दैट आई हेट हिम लाइक हेल। हम चुपचाप पीते रहे। मेरे आगे घड़ी का डायल थी, जिसे मैंने पहली बार देखा था। मैं सोचता हूँ मुझे एक सिगरेट पीनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने लंबी मुद्दत से सिगरेट नहीं पी। तुम क्या सोचते हो? उसके स्वर में बच्चों का सा आग्रह था। कुछ भी तो नहीं। यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम्हारी जगह पर? मैं हंसने लगा। मुझे आज तक यह भी नहीं मालूम कि मुझे अपनी जगह पर क्या करना चाहिए, लेकिन तुमने अवश्य निर्णय कर लिया होगा अपना देश छोड़ने से पहले। शायद बचने के लिए। किससे बचने के लिए? अपने देश के लोगों से, शायद, और चीज़ों से भी जो अब मुझे याद नहीं। और तब उस क्षण मुझे लगा कि ज़्यादा पीना शायद संभव नहीं होगा। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, खाली अंतड़ियों को लाकर भिगो रही थी। एक नीली हरी सी धुंध कहीं भीतर से रास्ता टटोलती हुई हर उस खिड़की के आगे जमा हो गई थी जहाँ से मैं बाहर देख सकता था। वहाँ घड़ी की डायल थी, बहुत सफ़ेद, हवा में डोलते एक बहुत पुराने मुर्दे की मानद, जो न जाने कब से मेरे संग घिसट रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे यह जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि मैं हंस रहा हूँ, और जब मैंने जान लिया कि मैं हंस रहा हूँ तो फिर अपने को रोकना बेईमानी सा लगा। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था, मैंने टहलते हुए कहा। याद मुझे कुछ भी नहीं आया था। क्या याद आ गया था? वह मुझ पर झुकाया, जैसे अभी गले पर लटक जाएगा। बताओ, क्या याद आ गया था? जानते हो, 3 दिन पहले मैं जेल जाने वाला था। मैं बाल बाल बच गया। असह्य दबाव तले कोई भी चीज़ याद आ जा सकती है, और मुझे सचमुच 3 दिन पहले की एक घटना याद हो आई। हाँ, सचमुच मैं बाल बाल बच गया। मुझे इस तरह के मुहावरे बहुत पसंद हैं, और मैं उन्हें मौके बेमौके दोहराता रहता हूँ। जानते हो, लंदन में मैं अपने एक दोस्त के घर ठहरा हूँ। पिछले कुछ दिनों से उसकी गर्लफ्रेंड फिनलैंड से उसके संग रहने आई थी। कमरा एक ही था, इसलिए मैं बाहर रहता था। मैं दिन भर म्यूजियम की लाइब्रेरी में रहता और रात को सोने के लिए यूस्टैंड स्टेशन चला जाता था। हर रोज़ नियत समय पर मेरा मित्र मुझे कुछ शिलिंग दे जाता था। उस शाम किसी कारणवश वह मेरे पास नहीं आ सका। मेरे पास सिर्फ 10 पैसे बचे थे। दिन भर म्यूजियम में बैठे भूख का कुछ पता नहीं चला, लेकिन रात होते होते मैं अपने को नहीं रोक सका। उस समय तक किंग्स क्रॉस के सस्ते रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, और बस में बैठकर शहर के सेंटर में जाने का सामर्थ्य नहीं थी। मैं काफ़ी देर तक वॉरेन स्ट्रीट स्टेशन के इर्द गिर्द बदहवास से घूमता रहा। आखिर में एक ग्रीक रेस्टोरेंट दिखाई दिया, जो ऊपर से काफ़ी सस्ता दिखाई देता था। आलू की चिप्स और टोस्ट का ऑर्डर देकर मैं भीतर बैठ गया। तुम जानते हो, ये चीज़ें सबसे सस्ती होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 पैसे। मैं काफ़ी निश्चिंत था। कुछ देर बाद अनायास मेरी निगाह सामने दीवार पर जा पड़ी, प्राइस लिस्ट पर, जिसे शुरू में घबराहट के कारण मैं देख नहीं सका था। टोस्ट और चिप्स के दाम 1.5 शिलिंग थे, और मेरे पास 10 पैसे से आधी पैसे भी ज़्यादा नहीं। फिर जानते हो मैंने क्या किया? मैं एकदम खड़ा हो गया। इस तरह मैं जॉर्ज के सम्मुख खड़ा हो गया और ज़ोर से चिल्लाया, गुड इवनिंग। अरे बाहर कैसे खड़े हो? और मैं सचमुच चिल्ला रहा था जॉर्ज के मुंह पर। होटल का मालिक उत्सुकता से मेरी ओर देख रहा था। मेरे एक दोस्त बाहर खड़े हैं, उनसे मिलकर अभी आता हूँ। टोस्ट और चिप्स की प्लेट मेज पर छोड़कर मैं आगे बढ़ा, दरवाजे की तरफ, बिल्कुल सटीक कदमों से, इस तरह। और मैं सचमुच चल रहा था मेजों के बीच, और दरवाज़ा पार करते ही, तुम जानते हो, मैंने फिर मुड़कर नहीं देखा। मैं फिर मुड़कर जॉर्ज के पास आ गया था,
लागर का एक लंबा घूंट पीकर मैं बैठ गया था। मैं बहुत देर तक भागता रहा था और वह तुम्हारे पीछे था? नहीं, हंसी की बात तो यही है कि वह मेरे पीछे नहीं था, और फिर भी मैं एक अंधेरी गली से दूसरी अंधेरी गली में भागता रहा था। और देखो, मेरी जेब में 10 पैनी बच गए थे। हालांकि मेरी भूख बिल्कुल मिट गई थी। तुम भी खूब हो, जॉर्ज ने हंसते हुए कहा। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि वह हंस रहा है। मेरा मित्र और उसकी प्रेमिका भी इसी तरह हंसने लगे थे जब दूसरे दिन मैंने उन्हें यह घटना सुनाई थी। हालांकि मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि लोग, विशेषकर वे लोग जिन पर ऐसी घटनाएं बीतती हैं, बाद में किस तरह आसानी से उन्हें हल्का सा रंग दे देते हैं। क्योंकि देखो, उस घड़ी में, बिल्कुल उस घड़ी में जब घटना सचमुच घट रही होती है, आदमी कितना बदहवास सा हो जाता है। बगलों से ठंडा पसीना टपकता हुआ कमीज से चिपक जाता है और भीतर बेहद सी कातरता भर आती है। बावजूद हमारी उम्र के, बावजूद हमारे अनुभव के, मैं तो जानता हूँ कि उस रात जब मैं 10 पैने जेब में दबाकर अंधेरी सड़क पर भाग रहा था, तो कोई बार बार मुझसे कह रहा था, यू फकिंग कूल, यू इडियट, यू। तुम भी कमाल हो, जॉर्ज ने कहा। जब उसने तीसरी बार यही बात कही तो मुझसे नहीं बैठा गया। आंखों के आगे घड़ी का डायल फिर घूमने लगा और मैं टॉयलेट की तरफ बढ़ गया। टॉयलेट नीचे बेसमेंट में था। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगा। मुझे डर था कहीं सीढ़ियों पर कुछ हो न जाए। मैंने मुँह पर हाथ रख लिया और कुछ रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगा। हुआ कुछ भी नहीं, न सीढ़ियों पर, न वॉश बेसिन में, जिस पर मैं देर तक झुका रहा था, इस इंतज़ार में कि कुछ बाहर आएगा। और अब घड़ी की सफ़ेद डायल नहीं घूम रही थी। मैंने पंप खोल दिया था ताकि मैं निश्चिंत होकर एक एक चीज़ याद कर सकूं और अपनी आवाज़ न सुन सकूं। रात की इस घड़ी में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे इस सिलसिले में ब्यौरेवार हर चीज़ याद करनी चाहिए, जैसे यह बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे कोई बड़ा सत्य इस पर निर्भर हो। ब्यौरेवार, यह शब्द मुझे जच गया था और मैं बार बार इसे ज़बान पर फेर रहा था, क्योंकि मैं कितनी देर तक चीज़ों को याद करने के बजाय यही दोहराता रहा कि मुझे हर चीज़ ब्यौरेवार याद करनी चाहिए। इससे आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।